स्टडीड अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स और हमने उसकी कई प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है न्यूक्लियर फोर्सेस की, ठीक है। सो राइट ऑन नेक्स्ट टॉपिक इज अवर आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट किया था दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी मास इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। उसने कहा था कि एनर्जी एंड मास दे आर इक्विवेलेंट थिंग्स, दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर एक्चुअली इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट डजंट मींस इक्वल, इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क होता है, ठीक है। तो आइंस्टाइन के हिसाब से पता क्या था कि जैसे मान लो कि ये मार्कर दिस इज अ मास, ठीक है, तो वो ये कहता था कि ये जो मास है दिस इज अ फॉर्म ऑफ, दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे जिस रूम में आप बैठे हो तो उस रूम में आपके चारों तरफ लाइट है तो वहां पे फोटॉन्स है तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ये 100% श्योर है, ठीक है शानी। तो वो जो है उस एनर्जी को अगर हम इकट्ठा करें और उसको कंडेंस करें और बहुत कंडेंस करें तो मास बनेगा कुछ ना कुछ। जैसे कि आपके पास वेपर्स होते हैं, वेपर्स को कंडेंस करते हैं तो क्या होता है, वेपर्स को कंडेंस किया तो पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड को और कंडेंस करते हैं तो सॉलिड बन जाता है। बस वैसा ही आइंस्टाइन का भी कहना था, उसका ये कहना था कि एनर्जी जो होती है एनर्जी को कंडेंस करके मास बनता है। दिस वाज हिज ऐसा कहता था वो। तो लिखिए आइंस्टाइन सेड दैट energy, when energy is condensed then it takes the shape of mass. Einstein said that when energy is condensed then it takes the shape of mass, तो वो मास बन जाती है, ठीक है। and he gave an equation E is equal to डेल्टा एम सी स्क्वायर। उसने एक इक्वेशन दिया था एनर्जी और मास के बीच में रिलेशनशिप, ये एनर्जी है ये मास है, तो उसने एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशनशिप दिया दैट इज कॉल्ड एज दैट इज E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर वेयर E इज आवर एनर्जी। इसका प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस में। डेल्टा एम इज द मास एंड C इज द वेलोसिटी of light. C is the velocity of light, ठीक है। ओके, तो E is equal to डेल्टा m is the mass, C is the velocity of light, ठीक है। अच्छा अब जो है जो हमारे पास 1 AMU है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, आपको पता है हमने आपको बताया था 1.66 समथिंग को था इनटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। तो अगर 1 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है अगर वो निकालनी है तो ये जो डेल्टा एम है इसकी जगह पे डाल दो 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह डाल दो 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इतना। ये किस में आएगा, ये आएगा जूल्स में आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है इस यूनिट में हम जूल्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लिखते हैं, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आएगी 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27, ये आ जाएगा इंटू 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 1 जा 8 जा 16, ये ऐसे आ गया डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो आपको याद रखना है कितना आता है, वो आता है 931.48 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आता है 931.48 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेशंस मैं यहां नहीं कर रहा हूं, आपने सिर्फ याद करना है इसको। तो एनर्जी जो आती है वो उसको हम 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखते हैं। मेगा मींस 10 टू द पावर ऑफ 6।
ये एनर्जी क्या, कौन सी एनर्जी है, जब वन एटॉमिक मास यूनिट, जब वन एएमयू का मास जो है, जो कि बहुत छोटा सा मास है, जब वो पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मास गायब हो जाता है, वो एनर्जी का फॉर्म ले लेता है, तो उस समय कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. दिस मच एनर्जी इज रिलीज व्हेन वन एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एनर्जी gets converted into one atomic mass unit of mass gets converted into energy. जब ऐसा होता है तो ठीक है. तो this was the energy mass equivalence that was given by him. अब जो है अच्छा, अब हमारे को क्या करना है कि ये तो हो गया हमारे पास ये. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज अवर मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी. मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो आइंस्टाइन ने जो ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया था, ये काफी पहले दिया था, बट इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था दैट केम लेटर ऑन. दैट वाज हियर, मास डिफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट में आया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. अच्छा, मास डिफेक्ट क्या होता है? अच्छा देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है. देखो, अगर हमारे पास मान लो कोई न्यूक्लियस, जैसे कार्बन ले लेते हैं, चलो कार्बन 12 न्यूक्लियस होता है. आपको पता है कार्बन 12 न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं. ये मान लो 6 प्रोटॉन्स है, 3 और 3, ये 6. और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये 6 न्यूट्रॉन्स है, 3 और 3 ये. जब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऐसे अलग अलग है, उस समय इनका मास, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा मास इनका, ठीक है, इन 12 पार्टिकल्स का, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स, इनका मास कुछ ना कुछ होगा. जब हम इन 12 पार्टिकल्स को, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके, जब इनको कंबाइन करके एक न्यूक्लियस बनाया जाए, मान लो हमने इन सबको कंबाइन किया, और न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास सारे के सारे प्रोटॉन आ गए और सारे के सारे न्यूट्रॉन आ गए उस न्यूक्लियस के अंदर. तो कायदे से सिंपल लॉजिक लगाएं अगर हम, तो इस न्यूक्लियस का जो मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस, वो किसके बराबर होना चाहिए? ये जितनी भी न्यूक्लियॉन्स हैं, दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स. मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास के बराबर होना चाहिए. सिंपल सी बात है, क्योंकि यार ये जो न्यूक्लियॉन्स है, इनको इकट्ठा करके न्यूक्लियस बना, तो मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये मास उतना रहता नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस इन द मास दैट कम्स. दैट डिफरेंस इन द मास इज कॉल्ड एज द मास डिफेक्ट. दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज द मास डिफेक्ट. मासेस में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है. क्या डिफरेंस आता है? इन न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा होता है और न्यूक्लियस का मास जो है वो कम होता है. न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा होता है, न्यूक्लियस का मास कम होता है. तो न्यूक्लियस का मास कम होता है, तो थोड़ा सा मास का लॉस हो जाता है. वो मास का जो लॉस होता है दैट इज कॉल्ड एज द मास डिफेक्ट. अच्छा, मास का लॉस क्यों होता है? बिकॉज जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी, इट अटेन्स सम स्टेबिलिटी बाय लूजिंग सम एनर्जी. तो वो एनर्जी कहां से आती है? जो न्यूक्लियस का मास जो है, इसका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी रिलीज करता है एंड इट अटेन्स सम स्टेबिलिटी. उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी भी होती है, ठीक है. तो लिखिए आप जरा मास डिफेक्ट के बारे में लिखिए. It is the difference between the masses of, it is the difference between the masses of nucleons
and nucleus. It is the difference between the masses of nucleons and nucleus. Nucleons and nucleus. Okay? And during the formation of nucleus, some of the mass gets converted into energy. And this is called as binding energy. This is called as the binding energy. तो मान लो हमारे पास कोई भी एक्स न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक नंबर Z है, उसका मास नंबर A, ठीक है। तो मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो एटॉमिक नंबर है उसके बराबर होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो क्या होता है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन कर दो A माइनस Z, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतने हैं। अब मास डिफेक्ट कितना होगा, मास डिफेक्ट जिसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास डिफेक्ट जो होता है वो होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का मास और ये न्यूक्लियॉन्स जब अलग अलग से होंगे तब उनका क्या मास होगा। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, ये Z तो प्रोटॉन्स है तो Z टाइम्स मास ऑफ अ प्रोटॉन प्लस इतने न्यूट्रॉन्स है तो A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये मास ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स हो गया माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मास है दैट इज हम उसको इस तरीके से ये जो है ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल M ऑफ न्यूक्लियस, ये ऐसे करके लिख सकते हैं। दिस इज डेल्टा M। डेल्टा M इज द मास डिफेक्ट। डेल्टा M इज द मास डिफेक्ट। दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इस मास डिफेक्ट की वजह से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो वो फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी होती है। फिर हम एक और पैरामीटर निकालते हैं, वो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स। ये क्योंकि कैपिटल ए इज व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को जोड़ करके। A minus Z is neutrons, Z is number of protons, capital A is the number of nucleons, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन जो होती है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए। तो डेल्टा एम बाई ए जो होता है दैट इज मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियॉन, इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू टेल द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अच्छा, एक तो पैकिंग फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन होता है मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियॉन। मतलब ये कि जब ये न्यूक्लियस बना तो हर एक न्यूक्लियॉन मतलब हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से उस हर एक का मास थोड़ा कम हुआ, और वो थोड़ा कम हुआ और वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो हर एक न्यूक्लियॉन का कितना मास कम हुआ वो पैकिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। और हर एक न्यूक्लियॉन का कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन है।
तो हर एक न्यूक्लियॉन से कितनी बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस हुई, कितना मास उसमें कन्वर्ट हुआ, उसके कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन। तो हम एक कर्व बनाएंगे हम, वो कर्व होगा बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो लिखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं उसको, राइट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो होता है उसमें हम यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स रखते हैं और एक्स एक्सिस के लॉन्ग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रखते हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है, मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, ये हर एक आइसोटोप, हर एक आइसोबार सारे स्पीशीज के लिए बनाया जाता है। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप है, पता है ना आपको, हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप है। ठीक है, फिर हर जैसे कार्बन है, कार्बन के भी 2 आइसोटोप है, नाइट्रोजन के भी है, ऑक्सीजन के भी हैं। ठीक है, तो हर एक के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो जैसे फर्स्ट हाइड्रोजन है H1, उसके लिए कम होता है, फिर सेकंड हाइड्रोजन है H2, उसके लिए थोड़ा ज्यादा होता है, फिर थर्ड हाइड्रोजन के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, फिर होता क्या है एक्चुअली, अच्छा स्ट्रेट कर्व नहीं है, ये पॉइंट हम बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं। यहां पर हीलियम जो होता है बीच में, थर्ड हाइड्रोजन के लिए भी बीच में आ गया, हीलियम के लिए यहां पर एक पीक आता है। हीलियम के बाद क्या है, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद फिर कार्बन, कार्बन के लिए फिर से एक पीक आता है। कार्बन के भी आइसोटोप से कार्बन 12 के लिए पीक आता है। इसके बीच वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कम होता है, किसी के लिए यहाँ 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 है, ऐसे ऐसे करके बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन ऐसे करके कार्बन 12 के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। फिर कार्बन 12 के बाद कार्बन 14 आएगा, उसके लिए थोड़ा कम होगा। फिर नाइट्रोजन के भी आइसोटोप्स हैं तो उनके लिए भी कम होगा। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए भी कम होगा। फिर हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन 16, उसके लिए पीक आता है। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो बेसिकली यहां पर डिफरेंट मासेस के बेसिस पे आइसोटोप्स तो वो हो गए जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। यहां पे ये पॉइंट वाला कर्व होता है। फिर क्या करते हैं, अच्छा फिर उसके बाद ऑक्सीजन के बाद फिर थोड़ा सा और नीचे को आएगा ये, फिर ऐसे ऐसे करके ये फिर यहाँ पे स्मूथली इंक्रीज होता है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम आता है आयरन के लिए, फिर थोड़ा डिक्रीज होता है, समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली ये कर्व ऐसे डॉट डॉट वाला कर्व होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन दैट। ठीक है, जितने भी डॉट्स है उनको ज्वाइन कर दिया जाता है। तो जब हमने डॉट्स को ज्वाइन किया तो ये ऐसे करके हो गया, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे जो डॉट्स हैं वो उनको हमने ज्वाइन कर दिया। जब हमने डॉट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, जब हमने डॉट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये कर्व हमारा ऐसे करके बन जाता है। जहां जहां पर हमने डॉट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये कर्व हमारा ऐसे करके बन जाता है। ठीक है, हमें लगने लगता है कि इट इज अ स्मूथ कर्व, लेकिन हाँ ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही स्मूथ कर्व होता है। इसमें डॉट्स वाला कर्व होता है, डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है बेसिकली, और इस तरीके से ये हमारे पास आता है। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। सबसे हाईएस्ट जो होता है वो आयरन के लिए होता है, Fe। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर आयरन न्यूक्लियस इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इज दिस मच, काफी हाई होती है। तो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस जो है वो आयरन का माना गया है। ठीक है, अच्छा अब जो है, जो हैवी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, जैसे आयरन के बाद जो हैवी न्यूक्लियाई है, आयरन का 56 हो गया मास नंबर।
ठीक है, आयरन का कितना हो जाता है 56 हो जाता है मास नंबर। तो उसके बाद थोड़ा सा बीच में, अच्छा बीच में ये इसको हम फ्लैट जोन बोलते हैं, इसको हम स्टेबिलिटी जोन भी बोलते हैं, स्टेबिलिटी जोन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो ज्यादा हैवी होते हैं वो भी, उनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियस, पर यूनिट न्यूक्लियन जो है वो कम होने लग जाता है। जो ज्यादा हैवी न्यूक्लियाई होते हैं तो वो भी थोड़े अनस्टेबल होने लग जाते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी स्टेबल, वो भी थोड़े अनस्टेबल होने लग जाते हैं, ठीक है। और शुरुआत में भी जो छोटे न्यूक्लियस थे वो भी बड़े अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, छोटे न्यूक्लियसों में सब ये जो हीलियम और ये कार्बन 12 और ये ऑक्सीजन 16 है, दे आर एक्सेप्शनली स्टेबल। वो अपनी विसिनिटी में, अपने सराउंडिंग के हिसाब से थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए He पॉजिटिव आयन बन जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। He पॉजिटिव आयन बन जाता है, ठीक है। और He2 पॉजिटिव आयन जो होता है, हीलियम का 2 पॉजिटिव आयन, दैट इज अल्फा पार्टिकल। He2 positive ion is what? It is alpha particle. Alpha particle is quite stable. क्योंकि alpha particle is nothing but it is the nucleus. Alpha particle is nothing but it is the nucleus of what? It is the nucleus of this atom, helium atom. तो helium atom का जो nucleus है वो stable है। तो अगर helium atom का nucleus stable है तो सीधी सी बात है कि वो ऐसे भी environment में exist करेगा। तो उसकी यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा है। तो यहां पे इस कर्व से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, व्हाट ऑल थिंग्स टू बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस कर्व। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि छोटे न्यूक्लियस भी अनस्टेबल है, बहुत हैवी न्यूक्लियस भी अनस्टेबल है। छोटे न्यूक्लियस में से हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, और बीच में आयरन मैक्सिमम स्टेबल है, उसके आसपास जो स्टेबिलिटी जोन है। अच्छा, फिर एक और चीज होती है, जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो भी ये स्टेबिलिटी जोन की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो हर चीज, हर सिस्टम स्टेबल होना चाहता है, पता ही आपको। तो वो कैसे जाते हैं, दो फिनोमिना होते हैं, एक होता है रेडियो एक्टिविटी, इस फिनोमिना के थ्रू, या फिर फिशन, न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। और जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। Nuclear fusion is the process of combination of small nuclei to become a bigger one, और large amount of energy is released। जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। और एटॉमिक बॉम्ब में न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस यूज होता है। एटॉमिक बॉम्ब जो होता है उसमें बड़ा एटम जो है या बड़ा न्यूक्लियस जो है वो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दैट प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहां पे बता दी है, समझा दिया आपको, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लो, चलो शॉर्ट में 3-4 लाइनें लिखवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिख लीजिए। हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन have a relatively greater, have a relatively stable, have a relatively stable, have a relatively stable nucleus, have a relatively stable nucleus as compared to their surrounding, have a relatively stable nucleus as compared to their surrounding. Full stop. Iron is the most stable. Iron is the most stable and its neighboring nucleus forms the stability zone. Iron is the most stable and its neighboring nucleus forms the stability zone. Forms the stability zone. Okay. Full stop. Heavier nuclei prefer radioactivity and fission. Heavier nuclei prefer radioactivity and fission
to attain stability, whereas the lighter nuclei prefer fusion, to attain the stability. ठीक है, तो चलो इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, खत्म हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन्स में वो आते हैं बाइंडिंग एनर्जी निकालने के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल होते हैं, कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा देता हूं। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe2656। Find the binding energy of iron Fe2656। वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन हमने देखा अभी 8.8 होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम यहां कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस given that atomic mass of Fe56 is equal to 55.9349 U। अब देखो, हम तो बोलते हैं कि आयरन का एटॉमिक मास 56 है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। हाँ, वो अप्रोक्सीमेटेड होता है। ठीक है ना, किसी भी चीज का एटॉमिक मास जो है दैट इज एन अप्रोक्सीमेटेड वन। ठीक है, 56 एक्चुअली नहीं है, आयरन का है 55.934 U। अच्छा, U क्या होता है? U होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितनी होती है? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power of -27 kg, है ना, वो आपको याद रखना है। ठीक है, खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 931 वाला याद रखना, अभी समझाता हूं मैं आपको। और क्या गिवन है आपको? मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद देखिए, अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन जो है दैट इज योर 1.00867 U। Sorry, mass of neutron is this. Mass of proton is 1.00783 U. Mass of proton, that is H1, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का जो मास है, that is the mass of a proton basically। ठीक है, that is 1.00783 1.00783 U। U stands for what? Atomic mass unit। And mass of neutron, this is also given to you, this is given as 1.00867 U। So you can see that हम तो वैसे मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट मान लेते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली होता है, एग्जैक्टली 1.00783 U है, और ये भी 1.00867 U है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो थोड़ा सा फर्क होता है, तो 1 U के बराबर नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा होता है 1 U से दोनों का मास। ठीक है, और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा, ये 783 है, यहाँ 867 है। तो यहाँ पे हम एकदम एग्जैक्टली निकालने जा रहे हैं कि क्या कितना है, तो इसलिए एग्जैक्ट चीजें यूज करनी है। ठीक है, तो पेपर में आपको ये डाटा गिवन रहेगा, दिस डाटा दे विल गिव यू, दे डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप इसको रटो, याद कर लो। ठीक है, हालांकि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैसे याद कर भी सकते हो क्योंकि ये तो फिक्स्ड ही होता है, लेकिन तब भी कोई खास जरूरत नहीं। अच्छा, अब हम मास, अब हमने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो सबसे पहले हम मास डिफेक्ट निकालेंगे। अच्छा, मास डिफेक्ट निकालेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो कितने हैं? 26। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो कितने हैं? 56 minus 26, that is equal to 30। अब देखो मास डिफेक्ट डेल्टा एन,
डेल्टा एम कैसे निकालते हैं? नंबर जेड, जेड जो होता है एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ अ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन से होता है वो जेड होता है बेसिकली, प्लस ए माइनस जेड, ये क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे निकलता है मास डिफेक्ट। तो z आपको पता है 26 है ना, तो आप लिख दो यहां 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये है 1.00783 u प्लस a माइनस जेड निकाल चुके हैं, मास ऑफ ये a माइनस जेड था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो कितने थे 30, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन वो ये है 1.00867 u माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस वो ये है, वो है 55.9349 u। ये इस टाइप की कैलकुलेशंस करनी पड़ती है यहां पर, ठीक है। तो करो जरा आप लोग इसको कैलकुलेट करो, पूरे डेसिमल प्लेसेस तक इसको कैलकुलेट करना है और इन दोनों को ऐड करके यहां क्या आएगा वो आप लोग बताओ मेरे को। करिए सब लोग अपना कैलकुलेट करो। ओके ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लिया, दैट इज करेक्ट। इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा है 0.52878 u। ऐसे मास डिफेक्ट निकाला जाता है, कैलकुलेशन है सिर्फ प्लस माइनस होता है इसमें। अब इसके आगे क्या है? अब इसके आगे ये है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। 1 एटॉमिक मास यूनिट जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो जब इतना एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी में कन्वर्ट होगा 0.52878 इतना कन्वर्ट होगा, तब कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो 0.52878 इतना एटॉमिक मास यूनिट जब कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? इनको मल्टीप्लाई कर दो, 931.48 मल्टीप्लाइड बाय 0.52878 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसको भी कैलकुलेट कर लेना, खुद ही कैलकुलेशन कर लेना। ये हमारे पास यहाँ पे जो दी हुई है ये आ रही है 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेशन आपको, मतलब बाइंडिंग एनर्जी में एक्चुअली कंसेप्ट बेस्ड नहीं, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस ये इतना सा आना चाहिए कैलकुलेट करना। 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है। यहां से हम वो भी चेक कर सकते हैं, वो जो 8.8 मैंने आपको याद करने को बोला, अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन निकालना हो तो 492 अपॉन पर यूनिट न्यूक्लियॉन 56 है, 56 है। इसको जब निकालोगे आप तो वो 8.8 के आसपास आ जाएगा, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन पर वो जो वोल्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो बस यहां से यही चीज है।